हेलो स्टूडेंट्स, गीता ज्ञान विहार के साइंस के स्टूडेंट्स का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फिज़िक्स टीचर। हम पिछले 2 लेक्चर्स में फिज़िक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ कि हमें किस तरह से पेपर पैटर्न को समझकर और अपनी स्टडी करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एक्वायर कर सकें। राइट बच्चों, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सभी साइंस बैकग्राउंड के हैं। कुछ आप लोगों में से मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बायो के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों का और सबका एम यही है, साइंस के स्टूडेंट्स का सबका एम यही है, या तो हम डॉक्टर बने, या हम इंजीनियर बने, या फिर हम टीचिंग लाइन में जाएं, या हम वैज्ञानिक बने। हम किसी भी फील्ड में जाएं, हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट बन रहे हैं, हम रॉकेट बना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी मशीन्स बना रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि हम हमारे चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें विज्ञान क्या है उसको समझें, और ये तभी होगा जब हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। हम हमारे लेक्चर्स में यही कोशिश करते हैं कि हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम क्लियर करें, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। न केवल बोर्ड में, इवन आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, जेई मेंस देंगे, नीट का एग्जाम देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग आराम से किसी भी गिवन न्यूमेरिकल को या किसी भी दिए गए क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घूम के आ गई तो आप लोग खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि अब करना क्या है इसके अंदर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे टॉपिक में तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और फिजिक्स सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम पिछले 2 लेक्चर्स में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करी गई, उससे रिलेटेड जो विद्युत वाहक बल है उसका मान कैसे निकाला गया, वो सारी चीज़ें हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि न्यूमेरिकल के मेथड, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके जेई और नीट में भी आते हैं, और बोर्ड में भी कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपने अच्छे से अगर समझ लिया तो फुल मार्क्स इसके अंदर आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एग्जामिनर आपका इसके अंदर मार्क्स नहीं काट सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ्स है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए बायो के स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर ज़्यादा अच्छे से इसको समझें तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्यम मान, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान, आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि औसत मान क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। देखो बच्चों, एवरेज निकालने के 2 तरीके। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इवन 6, 7, 8, 9, 10 इसमें आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी करके कुछ चीज पढ़ी थी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही यही है कि हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, हम जितने भी टर्म्स ले रहे हैं, उसकी सेंटर की वैल्यू निकालना। और सेंटर वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, उसका एवरेज लेना, उसका माध्य लेना। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है। वैसे आप लोग सारे, चाहे बायो के स्टूडेंट्स हैं चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों 11th में प्रैक्टिकल करके आए हैं। मान लिया मेरे पास ये एक रॉड है और मुझे इस रॉड का लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, वर्नियर की हेल्प से इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ से लंबाई लूंगी इसकी मान लिया मैंने यहाँ से इसकी मेजरमेंट ली, तो यहाँ से अगर मैं मेजरमेंट लूंगी तो मुझे उतना ही मिलेगा जितना कि पूरी रॉड का है, ठीक है।
लेकिन हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, 3 या 4 जगहों से इसका मान लेते हैं। एक बार यहां से लेंगे, 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 अलग अलग जगहों से हम इसका मान लेते हैं और फिर उन सब का क्या कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने का कारण क्या है, माध्य हम इसलिए निकालते हैं ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए, एरर कम से कम हो, त्रुटि कम से कम हो। माध्य निकालने के 2 तरीके हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिमिटेड है, मान लिया 50 है, 60 है, तो हम क्या करेंगे, उन सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर देंगे, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे उसको कर देंगे। जैसे मान लिया मेरे पास एक रॉड है और मुझे उस रॉड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहली बार उसकी लंबाई लेंगे, मान लिया 5 सेंटीमीटर आई, दूसरी बार लंबाई ली तो मान लिया 4.9 आई, तीसरी बार लंबाई ली तो मान लिया वापस 5 आई। तो हम क्या करेंगे, फिर इन तीनों टर्म्स का सम करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ये हमारा सिंपल बेसिक मेथड है जो हम 6th-7th क्लास से करते आ रहे हैं। लेकिन जहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा हो जाते हैं, 100, 200 ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं, तब इतनी वैल्यूज को ऐड करना और फिर उसको डिवाइड बाय 100 या 200 करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो उस केस में एक दूसरा मेथड मीन निकालने का काम में लिया जाता है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। हम पूरा जो साइकिल है उस साइकिल के लिए इंटीग्रेशन मेथड को यूज लेकर भी मीन फाइंड कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो बेसिक मेथड है, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है और अभी भी जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें आप इसी मेथड को काम में लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिमिटेड होते हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें हम इंटीग्रेशन मेथड को काम में लेंगे। अब इंटीग्रेशन मेथड को क्यों काम में लिया जाता है उसको समझते हैं। ये हमारी साइन वेव है, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका जो निरूपण होता है वो इस तरह से होता है। इसमें हमने एक्स एक्स पर समय लिया है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे करंट ली है, धारा ली है। अब क्या हो रहा है, 2 साइकिल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। 0 से t/2 तक पॉजिटिव साइकिल है और t/2 से t तक नेगेटिव साइकिल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसके अंदर इंटीग्रेशन मेथड क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो धारा का मान है वो हर dt इंटरवल में बदलता जा रहा है और ऐसे हमें कितने ही ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे। अगर हम इस पूरे साइकिल में पॉइंट्स काउंट करें तो हमें कितने ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इतने पॉइंट्स को सम करना, फिर उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का जब भी औसत मान ज्ञात किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक पूरे साइकिल, आधे साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद बचे हुए आधे साइकिल का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दोनों का सम कर देंगे, तो हमें पूरे साइकिल 0 से t के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात हो जाएगा। पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसका मान कैलकुलेट करते हैं और फिर इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसके लिए इसका मान ज्ञात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, डेफिनेशन में अगर हमें लिखना है तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ये तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होगा उसको हम क्या कहेंगे, औसत मान कहेंगे। अब औसत मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन थी वो क्या थी, I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है। I0 क्या था यहाँ पे, ये शिखर मान, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये हमारा I0 था, शिखर मान था। और साइन ओमेगा टी, साइन इसलिए लिया क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट किया इसलिए हमने साइन लिया। अगर हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते तो ये क्या बन जाता, कॉस बन जाता। हम हमारा बेसिक स्टार्ट ले रहे हैं, I = I0 sin ओमेगा टी। अब अगर हम आधे साइकिल के लिए, आधा साइकिल मतलब 0 से t/2 के लिए, आधा साइकिल का मतलब क्या हुआ, 0 से t/2 के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, औसत मान ज्ञात करें। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है,
पूरा साइकिल 0 से t/2 के लिए I dt अपॉन 0 से t/2 1 dt। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम यहाँ बता सकते हैं इंटीग्रेशन 1 dt, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 dt। 1 का तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, dt का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा t बन जाएगा, राइट। dt का इंटीग्रेशन t बन गया और t के अंदर अब हम क्या करेंगे, अपर और लोअर वैल्यूज रखेंगे। तो लोअर वैल्यू आ रही है हमारी 0 और अपर वैल्यू आ रही है t/2। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, dt का इंटीग्रेशन तो t बन गया और अगर हमने उसकी वैल्यूज पुट करी, पहले अपर वैल्यू रखेंगे t/2 माइनस 0। वैसे आप लोगों ने 11th में जब फिजिक्स स्टार्ट करी थी तो चाहे बायो के स्टूडेंट्स हों, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो किया था उसमें आप लोगों ने यही मैथमेटिकल बेसिक्स पढ़े थे और पिछले इतने चैप्टर्स में भी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते आ रहे हो। तो मेरी ये उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है कि आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, राइट। अगर हमने 1 dt का इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला 1/t/2 और I की वैल्यू I dt हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस I की जगह पे I0 sin ओमेगा t पुट करना है। जब हम I की जगह पे I0 sin ओमेगा t रखेंगे और जो नीचे t/2 था उसका 2 हमने ऊपर ले लिया, तो क्या मिल गया हमें 2/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 I0 sin ओमेगा t dt। ठीक है, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस, लेकिन क्योंकि हमारे पास x के साथ एक और टर्म आ रही है यहाँ पे n, तो उस केस में क्या होता है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन का नियम है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर हम sin nx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस कॉज nx अपॉन n मिल जाता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं sin ओमेगा t में, तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन तो बन गया माइनस कॉज ओमेगा t, और क्योंकि t के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा साइन ओमेगा t का पूरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस कॉज ओमेगा t अपॉन ओमेगा। और I0 क्योंकि हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो मैक्सिमम वैल्यू थी, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, लिमिट्स पुट करनी है 0 to t/2। तो कैसे की जाती है, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी। t की जगह पे, स्मॉल t की जगह पे पहले हम t/2 रखेंगे, माइनस t की जगह पे 0 रख देंगे। देखिए इसमें से भी हमने क्या किया, जो माइनस ओमेगा था उसको बाहर ले लिया और पहले हमने अपर वैल्यू रखी, t की जगह पे t/2 रखा, फिर हमने t की जगह पे 0 रख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। ओमेगा क्या था, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 2π, एक राउंड पूरा करने में एंगल कितना बना, कोण कितना बना 2π, और समय कितना लगा t, इसलिए हमारा ओमेगा कितना बन जाएगा 2π/t। तो ओमेगा t कितना बन गया 2π, राइट। तो यहाँ पे जहां भी हमारे पास ओमेगा टी आ रहा है उसको हम कितना लिख देंगे 2π लिख देंगे। तो एक तो यहाँ पे ओमेगा टी आ रहा है, इसको हमने 2π लिख दिया, एक यहाँ ओमेगा टी आ रहा है, इसको हमने 2π लिख दिया। जो जो टर्म्स कट रही है वो काट लो, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बच गया cos π माइनस cos 0। cos π की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है +1। तो एक अंदर क्या आ गया हमारे पास ब्रैकेट में -2, ये -2 और ये माइनस, दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, और ये 2 और जो हमारे पास एक और 2 आ रहा था वो कट के जो फाइनल आंसर बना हमारा IM का वो बना 2I0/π। मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना बन गया 2I0/π। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना है। तो नेगेटिव साइकिल के लिए अगर हम निकालें, अब एक चीज बताइए, क्या नेगेटिव साइकिल में इक्वेशन चेंज हुई?
नेगेटिव साइकिल में इक्वेशन चेंज नहीं हुई, नेगेटिव साइकिल में भी हमें इक्वेशन वही मिली, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिर्फ क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का नेगेटिव हाफ साइकिल में जो मान बनेगा वो -2 आई नॉट बाय पाई बन जाएगा। अगर पूरा साइकिल लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टोटल अगर हमें 0 से t के लिए अगर निकालना है औसत मान, तो दोनों का सम करना पड़ेगा। 2 आई नॉट बाय पाई हुआ पॉजिटिव साइकिल के लिए और -2 आई नॉट बाय पाई हुआ नेगेटिव साइकिल के लिए, दोनों कट जाएंगे और हमें कितना मिल गया, 0। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा में जो पूरा साइकिल लिया जाता है 0 से t/2 और फिर t/2 से t, उसके लिए हमें औसत मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ। अगर हम वॉशिंग मशीन को चलते हुए कभी देखते हैं, या फिर हम हमारे घर में जो मिक्सी है उसको चलते हुए अगर हम देखते हैं, तो क्या होता है, पहले आधे साइकिल में वो ऐसे चली, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करी उसने, और दूसरे आधे साइकिल में क्या हुआ, वो ऐसे आ गई, तो तो वापस अपनी जगह पे गई ना, और जब वो अपनी जगह पे आ जाएगी तो मान क्या बन जाएगा, 0। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक साइकिल के लिए जो औसत मान होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सबसे पहले तो हम ये समझे कि रूट मीन स्क्वायर होता क्या है। वर्ग माध्य मूल मान, हमें पीछे से शुरू करना है। सबसे पहले हमें जो धारा दे रखी है उसका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, माध्य लेना है, और फिर उसका मूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ जाएं कि करना क्या है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हो। सबसे पहले वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, फिर माध्य लेना है, मीन लेना है, और फिर हमें उसका रूट निकालना है। किसका निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, उसका पहले हम वर्ग करेंगे, फिर हम माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने का तरीका हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ लिया, और फिर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पूर्ण साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। जैसे हमारा ये साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ऐसा ही हमारे पास नेगेटिव साइकिल भी। तो इस पॉजिटिव साइकिल में हमें धारा के बहुत सारे मान मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें I1 मिल रहा है, यहाँ पे हमें I2 मिल रहा है, यहाँ पे I3 मिल रहा है, यहाँ पे I4 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी धाराओं के मान का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, फिर उसका माध्य ले लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, IRMS मिल जाएगी, वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। इसको लिखा भी इसी तरह से जाता है IRMS। R मतलब रूट, M मतलब मीन और S मतलब स्क्वायर, मतलब पीछे से शुरू करना है। पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है और फिर हमें क्या करना है, उसका रूट निकालना है। जो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आरएमएस जो लिखा हुआ है क्या करोगे, पहले रूट निकाल लोगे, फिर मीन लोगे और फिर स्क्वायर करोगे, तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, इस चीज को अच्छे से समझना है। पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है और फिर रूट निकालना है, राइट। चलिए निकालना शुरू करते हैं। हमें पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो IRMS का स्क्वायर कितना बन जाएगा, I स्क्वायर डी टी, और फिर अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो 0 से t, अब हमें पूरा साइकिल लेना है, अब हमें आधा आधा साइकिल नहीं लेना है, तो 0 से t के लिए I स्क्वायर डी टी और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 से t तक 1 dt,
1 dt का इंटीग्रेशन कितना बन जाता है t, और लिमिट्स रखनी है 0 से t, तो हमें यहाँ पे t मिलेगा। पिछले केस में क्या मिला था, t/2 मिला था। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट 0 से t/2 थी। हम आधे साइकिल के लिए ही कर रहे थे, अभी हम पूरे साइकिल के लिए ले रहे हैं, तो हमें जो डिवाइड में मिलेगा वो t/2 की जगह पे t मिलेगा, और आई स्क्वायर आई डी टी। अब आई की वैल्यू हमारे पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, राइट। साइन स्क्वायर का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर है, उसका कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा ही एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर को लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जाता है। पहले हम जो बेसिक फॉर्मूला है वो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है। या तो फिर हम इधर हाफ कर दें या फिर हम यही 2 बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना रहेगा। ये चीज़ याद ही नहीं करनी पड़ेगी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 डिवाइड किया। अब ये जो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कॉज में जो फॉर्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें कॉज में जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल बनता है। अगर यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो वहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास θ/2 है तो वहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये नहीं किया तो हमारा पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल आ रहा है ओमेगा टी, उसका हमने डबल कर दिया 2 ओमेगा टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला बना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, स्टेप्स में करेंगे, पहले 1 का करेंगे और फिर cos 2 ओमेगा टी का करेंगे। जब हमने 1 का इंटीग्रेशन किया तो क्या बना, 1 का इंटीग्रेशन 1 का 0 से t हो जाएगा, और सेकंड वाला जो cos 2 ओमेगा टी है उसका अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, मतलब एक ही को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। पहला पार्ट हो गया 1 dt का और दूसरा पार्ट हो गया cos 2 ओमेगा टी का, और जो ये बाहर कांस्टेंट टर्म आ रही है और जो ये बाहर कांस्टेंट टर्म आ रही है आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, वो कांस्टेंट दोनों के साथ चलेगी, इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin 2 ओमेगा टी, ठीक है। क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन t बन गया और cos 2 ओमेगा टी का क्या बन गया, साइन बन गया। लेकिन साइन का 0 से t के लिए पूरे एक साइकिल के लिए वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो सेकंड वाली टर्म का आंसर 0 आ गया, फर्स्ट वाली टर्म में t आ गया। लिमिट्स पुट करनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, यहाँ तो 0 ही हो गया, तो सिर्फ हमारे पास आंसर क्या बच गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू टी, t से t भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह गया आई नॉट बाय 2। तो आई आर एम एस हमारे पास क्या बन गया, आई नॉट बाय √2, ठीक है। तो अगर मैं 1/√2 की वैल्यू निकालूं तो 1/√2 कितना बनता है, 0.707। अब इसका क्या मतलब हुआ 0.707, इसका मतलब ये हुआ कि जो IRMS है वो हमारे शिखर मान का 70% होगा। जैसे अगर हमारा शिखर मान बन रहा है, उस शिखर मान का अगर हम 70% कर देते हैं, 70% कर देते हैं, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारी करंट की आरएमएस वैल्यू बन जाएगी। ये चीज आगे भी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे हमें जो भी ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं, हमें जो भी ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, उसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू को यूज करते हैं, हम उसका आरएमएस निकालते हैं। और आरएमएस निकालने का तरीका क्या है, जो हमारा शिखर मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसका 70% ले लेना, राइट।
तो हमारी करंट की आरएमएस वैल्यू बन गई 70% ऑफ आई नॉट। इसी तरह से अगर हम चाहें तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू भी सेम बनेगी, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V = V0 sin ओमेगा t। इसी तरह से अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे और हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो रिजल्ट सेम मिलेगा। इसलिए Vrms कितना बन जाएगा, V0/√2, और 1/√2 होता है 0.70। इसका मतलब Vrms बन गया हमारा 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए या प्रत्यावर्ती धारा की आरएमएस वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इसमें न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं उसका हम एक अलग ही टॉपिक लेंगे। हम उसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम बोर्ड के पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। आगे का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आगे टॉपिक करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमें ये पढ़ना है कि फिजिक्स के अंदर जो हमने ये प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात किया है, ये प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 एलिमेंट्स हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल, प्रेरण कुंडली और संधारित्र, इनके साथ कैसा बिहेवियर दिखाती है। सपोज जैसे एक सिंपल हमारे पास धारा है, कोई भी एक धारा है। अब वो धारा को अगर मैं प्रतिरोध तार में से प्रवाहित करूंगी तो वो कैसा बिहेव करेगी, मैं इंडक्टर कॉइल में से प्रवाहित करूंगी तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी, और सी में से करूंगी तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी। फिजिक्स में हम लोग कोई भी केवल बोल के नहीं मानते, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ के लिए हमारे पास पूरा डेरिवेशन होनी चाहिए, इक्वेशंस होनी चाहिए। उसी बेसिस से हम सारा रिजल्ट निकालते हैं। जैसे यही डेरिवेशन है, अगर हमसे कह दिया जाता कि आरएमएस वैल्यू मतलब होता है 70% ऑफ आई नॉट, आपका जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका 70% ले लो, 75% ले लो, वो IRMS हो जाएगा। क्या फिजिक्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ को मानेंगे? नहीं मानेंगे। हमें उसका पूरा प्रूफ चाहिए। तो हमने इसका पूरा प्रूफ निकाल लिया, और हमने यहाँ प्रूफ करके बता दिया कि IRMS आई नॉट की 70% होती है। अगर हमसे कह दिया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, हम कैसे मान लेते हैं ये चीज? ये तो हमने कॉन्सेप्ट से समझा दिया। ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि वॉशिंग मशीन चल रही है, उसका आधा चक्कर यहाँ गया, आधा चक्कर यहाँ आया, तो वो 0 हो गया। लेकिन फिजिक्स कभी भी ये डेली ऑब्जर्वेशंस को नहीं मानता है। फिजिक्स क्या मानता है? प्रूफ मानता है, और उसके लिए हमारे पास डेरिवेशन होना बहुत जरूरी है, जो हमने पिछले टॉपिक में पूरा डिराइव करके बता दिया कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे साइकिल के अंदर औसत मान 0 हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये बताएंगे कि प्रतिरोध के अंदर से अगर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी, इंडक्टर कॉइल में से प्रवाहित की जाए वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी, और संधारित्र में से किया जाए तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगी। उसके बाद हमें इनके कॉम्बिनेशंस भी किए जा सकते हैं। हम L और R ले लेंगे, L और C, ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जरूरी क्या है? बने रहें, कंटिन्यूएशन अपना यहाँ बनाए रखें। एक टॉपिक भी अगर बीच में आपने मिस कर दिया तो अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसंट्रेशन बनाए रखें। अगर कंसंट्रेशन होगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कुछ भी दे दिया जाए हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपका काम क्या है? जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करें, उसमें अगर कोई डाउट हो तो उसको निकालें, उसको समझें, और फिर हम नए टॉपिक पर जाते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।